कुछ नहीं होने वाला। मैं लिख के देता हूँ, कुछ नहीं होने वाला। प्रोटेस्ट चलते हुए कितने हुए? 10, 12, 15 दिन, 1 महीना। तुम 1 साल चला लो इस प्रोटेस्ट को, 6 साल चला लो, 10 साल चला लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलेगा। घंटा कुछ नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? उसके पीछे रीज़न ये है कि किसी को पता ही नहीं है कि बदलना क्या है, कैसे बदलना है वो बाद में आता है। पहले पता ये चलना चाहिए कि बदलना क्या है। देखो, मैं इस मुद्दे पे बोलने के लिए पिछले लगभग 4-5 दिन से सोच रहा हूँ। सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। जब दिमाग में इतना कुछ हो गया कि नहीं अब बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि दिमाग बहुत ठुस चुका है यार। इतना सब कुछ इधर उधर से दिमाग फटने को हो रहा है। मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगा अब बोल देना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। और ये शायद पहली और आखिरी बार होगी इस मुद्दे पे बात करनी, क्योंकि मुझे इस मुद्दे के ऊपर व्यू लेके चैनल ग्रो करने का कोई शौक नहीं है भाई। तो मैं पहली बार बोलूँगा इस पे और आखिरी बार बोलूँगा। जिसको समझना है, जिसको समझ में आ जाएगी बात ठीक है, नहीं आएगी तिल लेने गया। अगर आप बीजेपी के कट्टर समर्थक हो और आपको लग रहा होगा कि मैं इस वीडियो में बीजेपी को सपोर्ट करूँगा, तो भाई अभी निकल लो। अगर आप सीजेपी के समर्थक हो और चाहते हो कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा 100%, तो आप भी निकल लो। अगर आप स्टूडेंट हो और आपको ये लग रहा है कि शायद मैं आपको सपोर्ट करूंगा, तो आप भी निकल लो, क्योंकि बात इतनी इजी नहीं है। अब पहले इस मुद्दे पे आते हैं कि क्यों नहीं बदलेगा। अब से पहले हमारे देश में रिवॉल्यूशन कब हुई थी? 1947 में। उससे पहले हुई थी 1857 में। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चीजें हुई थी। क्या तुम लोग अपने आप को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या सुभाष चंद्र बोस इन सबसे बड़े क्रांतिकारी समझते हो? नहीं ना, इनसे तो कम ही है ना औकात तुम लोगों की, हम सब की। वो लोग देश नहीं बदल पाए तो तुम कैसे बदल लोगे? उन्होंने भी यही सोच के आज़ादी दिलाई थी ना देश को, कि भाई देश बदलेगा, अपनी सरकार आएगी तो देश का कुछ भला होगा, इनके लोगों का कुछ भला होगा, देश के। घंटा भला हुआ? हर 5 साल में तुम सरकार चेंज करते हो इस उम्मीद में, या हर 10 साल में, कोई 5 साल में, कोई 10 साल में, कोई 15 साल में, कि शायद अब पुरानी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, नई सरकार काम करेगी तो कुछ भला होगा जनता का। घंटा अच्छा होता है? कुछ घंटा को चेंज होता है? तो तुम ये कैसे उम्मीद कर रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान ने अगर इस्तीफा दे दिया या प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया तो कुछ चेंज हो जाएगा? यहां पे हो सकता है मैं साउंड कर रहा हूं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं पहले डिस्क्लेमर दे चुका हूं कि मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मेरी बात सुन लेना पूरी, उसके बाद जो कंक्लूजन निकालना है निकाल लेना अपने दिमाग की क्षमता के अनुसार। प्रधानमंत्री चले गए, कोई और आके बैठ जाएगा उनकी जगह, इसी पार्टी का। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, कोई और आके बैठ जाएगा उसकी जगह, इसी पार्टी का। सिस्टम चेंज होगा क्या? अब आप बोलोगे सिस्टम कैसे चेंज होगा? सिस्टम चेंज नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है सिस्टम चेंज होना। पता है क्यों? बताता हूं। ये जितनी प्रोटेस्ट की वीडियो चल रही हैं, कोई उधर की फेंक के मार रहा है गुगली, कोई उधर की फेंक के मार रहा है, कोई बोल रहा है पुलिस ने लाठी चलाई, कोई बोल रहा है छात्रों ने पहले पत्थर मारे, दोनों तरफ की वीडियो चल रही है। और इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है ना, वो पब्लिक का काटता है भाई बहुत गंदा। आप 4 रील देख लो एक साइड की, आपको 40 रील उसी साइड की दिखाई देंगी। आप दूसरी साइड की 4 रील देख लो, आपको वही साइड की 40 रील दिखाई देंगी। तो सोशल मीडिया को तो भूल ही जाओ, एल्गोरिथम ने लोगों का दिमाग हाईजैक करके रखा हुआ है। आप लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हो, राइट विंग को सपोर्ट करते हो, आप वो छोड़ो यार, आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखो। वो इंस्टाग्राम पूछता है आपसे शुरू में जब अकाउंट बनाते हो कि आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आप फीमेल हो तो आपको मेल्स के प्रति ऐसी ऐसी बातें दिखाएगा, आपको मेल से नफरत होने लगेगी। अगर आप मेल हो तो आपको फीमेल के प्रति ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा कि आपको नफरत हो जाएगी, शादी नाम के इंस्टीट्यूट से भी। इंस्टाग्राम जहर है, लेकिन ये बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाली है। एनीवे, हम मुद्दे पे आते हैं। ये जितनी भी प्रोटेस्ट वाली वीडियो चल रही थी, उसमें एक वीडियो मुझे सिर्फ काम की लगी, सिर्फ एक वीडियो। एक रिपोर्टर था, वो सबको पूछ रहा था आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। एक बंदा पीछे खड़ा हुआ था एक बुक लेके, और उस बंदे से जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप क्या प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपका क्या तरीका है प्रोटेस्ट करने का, आप ये बुक लेके क्यों खड़े हुए, तो उस बंदे के मुंह से जो बात निकली, मेरा चुम्मी देने का मन कर गया उस बंदे को। उस बंदे ने कहा कि प्रोटेस्ट करने के तरीके हैं 2, क्रांति करने के तरीके हैं 2। ओशो ने जो कहा है, बाहर क्रांति करने से पहले भीतर क्रांति करो। अब मैं यहाँ पे ओशो को भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ओशो को समझते भी नहीं है, तो बोलेंगे कि ये तो ओशो की कोई कहानी सुनाने आ गया। वो भी भूल जाओ, मैं किसी फिलोसफी की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा सिंपल जो फैक्ट है वो। स्कूल कॉलेज में ये तो पढ़ा ही होगा ना कि जहाँ डिमांड होती है वहाँ सप्लाई होती है, अगर डिमांड ना हो तो सप्लाई भी नहीं होगी। जो पेपर लीक हुआ है,
किसने कराया पेपर ये लीक? जिसने सेट बनाया था पेपर का, आई थिंक उसी ने लीक किया है। XYZ जो भी था, खरीदा किसने पेपर लीक करके पैसों में? वो कोई स्टूडेंट ही था ना, कोई दूसरा तो बंदा नहीं था, कोई बाहर से तो कोई नहीं आया था, कोई CJP वाला बंदा तो नहीं था, कोई BJP वाला बंदा तो नहीं था जिसने पेपर खरीदा वो। तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? जिसने वो पेपर खरीदा, उसके बारे में कोई बात कर रहा है क्या? मुझे एक बात बताओ, जब दुनिया में पहली बार कहीं पेपर लीक हुआ होगा, दुनिया छोड़ो भारत की बात करो, जब भारत में पहली बार कोई पेपर लीक होने वाला होगा, चाहे वो 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, और कोई बंदा आया होगा कि मैं फलाना पेपर लेके आपके पास आया हूं, मुझे इतने लाख रुपए में मैं आपको ये पेपर दे दूंगा, कोई मेरे पास आएगा और अगर मैं उसको पहले ही मना कर दूं मुझे नहीं चाहिए, तो आगे वो किसी को बोलेगा? ये 4 लोगों को पूछेगा तो चारों ने मना कर दिया तो आगे वो किसी को देगा पेपर? लेकिन मान लो उसने 40 को पूछा और 40 में से 41वें बंदे ने बोल दिया हाँ मैं ले लूंगा, उसका तो मोटिवेशन बढ़ गया ना, अगली बार आएगा, उसको तो एक बंदा चाहिए पेपर बेचने के लिए। भले शुरू के 40 मना कर दें, वो लगा रहा लेकिन 41 ने ले लिया पेपर उसका, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी हुई? कौन ले रहा है पेपर? वो खरीदने वाले खरीद रहे हैं ना। तो जितनी तेजी से पेपर खरीदने वाले बढ़ते हैं उतनी तेजी से पेपर बेचने वाले बढ़ते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, सिंपल सी बात है। आज हम लोग गालियां देते हैं लड़कियों को इंस्टाग्राम पे कि देखो नंगी होकर यहाँ पे मुजरा चल रहा है, नृत्य चल रहा है, इतने रुपए में पहले राजा महाराजा सर्फी फेंकते थे मुजरे के लिए, अब यहाँ स्वर्ग उतर आया है, अप्सराएं नृत्य करती रहती है नंगी होके। कैसे करती हैं भाई? वो व्यूज आते हैं तभी ना करती हैं वो। कौन देखता है वो वीडियोस? हम और आप ही देख रहे हैं ना वो वीडियोस, कोई और तो देख नहीं रहा है। वो हम वीडियो देख रहे हैं, उस पर व्यूज आ रहे हैं मिलियंस में, उसके बाद ही तो वो बना रही है ना। कल को कोई नई लड़की आएगी, वो कंटेंट कुछ बनाएगी तो वो क्या सोच के बनाएगी? सबसे पहले वो क्या देखेगी, रिसर्च करेगी इंस्टा के एल्गोरिथम में कि कौन सी तरह की वीडियोस ज्यादा चल रही हैं। जब वो देखेगी कि कोई नंगी होकर नृत्य कर रही है यहाँ पे, उसकी वीडियोस ज्यादा चल रही हैं, तो वो फिर कौन सा कंटेंट बनाएगी? डिमांड एंड सप्लाई, यही सेम रूल अप्लाई होता है पेपर लीक में, व्हाटएवर जो भी होता है करप्शन उसमें, चाहे वो किसी भी सरकार के अंडर में हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, CJP हो, कोई भी हो यार, तेल लेने गया। कल को यही CJP अगर कोई पार्टी बना देती है ना, तो ये भी यही काम करेंगे जो आज ये लोग कर रहे हैं बैठ के। केजरीवाल भी ऐसे ही आया था ना भाई, आम आदमी पार्टी बना के, क्या किया उसने? सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब मिलके पब्लिक का काट रहे हैं, और पब्लिक नहीं समझेगी क्यों? क्योंकि पब्लिक खुद का काट रही है। ये पता है असल में पूरा गेम हो क्या रहा है? कल की मूवी देखी होगी ना। इस दुनिया में 2 दुनियाएं हैं, एक है काशी जहां सब भूखे नंगे लोग रहते हैं, एक है कॉम्प्लेक्स जहां मजा ही मजा है जिंदगी में। बेसिकली सारी दुनिया काशी छोड़ के कॉम्प्लेक्स जाने की कोशिश कर रही है। हॉलीवुड की मूवीज में भी ये कॉन्सेप्ट देखा होगा कि एक खूबसूरत सी जगह होती है, एक सिटी होती है, एक राज्य होता है, उसके चारों तरफ एक दीवार होती है, उसके बाहर सब भूखे नंगे भिखमंगे लोग रहते हैं, अंदर सब पैसे वाले लोग और मजे लेने वाले लोग रहते हैं, सब जिंदगी का ऐश काट रहे हैं वो लोग। ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है ना पूरी दुनिया का, ये जो चल रहा है, और मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, यही प्रोपेगेंडा है। हर आदमी जो यहाँ है, इस दीवार के बाहर जो बंदा है, भिखमंगा जो है, किसी भी चीज की उसे भूख हो, वो कोशिश कर रहा है जाके बैठने की कॉम्प्लेक्स में, वो कोशिश कर रहा है जाके बैठने की उस स्वर्ग नुमा जो जगह है उसमें। सिर्फ दीवार फांदने का खेल है और कुछ नहीं है। और दीवार के पार क्या है? वो सिस्टम। सिस्टम के खिलाफ जितने लोग भी लड़ रहे हैं ना, ये इनको जब मौका मिलेगा ना, ये खुद जाके सिस्टम में बैठ जाएंगे। सिस्टम चेंज कोई नहीं करने वाला बैठ के, सबको सिस्टम में शामिल होना है, और उसके लिए वो सब दिखावा करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि देखो हम कुछ चेंज करके दिखाएंगे, हम क्रांति ला देंगे देश में, समाज के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। जितने पॉलिटिशियन हैं ये क्या बोल के आते हैं आपके सामने हाथ जोड़ के, हमें वोट दे दो, हम आपकी सेवा करेंगे। कहाँ है सेवा? कोई सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं जाता भाई, सब पावर के चक्कर में पॉलिटिक्स में जाते हैं। ठीक है, तो सारा गेम क्या है? दीवार के इस पार से उस पार जाने में, सिस्टम के बाहर से सिस्टम के अंदर जाने का सारा गेम है। इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूं। यही धर्मेंद्र प्रधान, कल कोई तो भी रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने कि इन्होंने खुद एक बार लाठीचार्ज में लाठी खाई है पुलिस की, पेपर लीक के मुद्दे पे ही, अपने टाइम पे 10-20 साल पहले। उस टाइम वो सिस्टम से बाहर थे, अब वो सिस्टम के अंदर बैठ गए जाके। क्या चेंज हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सिस्टम चेंज हुआ क्या? हर आदमी सिर्फ सिस्टम में घुसने की कोशिश में है। ये जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, सॉरी बुरी लगेगी बात, कितने लोग ईमानदार हैं अपनी जिंदगी में? कितने लोग चाहते हैं देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना, तेल लेने गया अपने घर की, अपने घर वालों की सेवा करना, अपनी सोसाइटी की सेवा करना? हर आदमी को सिर्फ सिस्टम में घुसना है, हर आदमी को कॉम्प्लेक्स में जाना है काशी से, हर आदमी को सिर्फ दीवार कूद के उस साइड जाना है जहां मेरी जिंदगी में कंफर्ट आ जाए। बात खत्म हो गई।
तेल लेने गए सब लोग। और ये तो बोलना ही मत कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है। द फैक्ट इज कि ये ऐसा ही होता है। ये पूरा मुद्दा किस बारे में है? नीट पेपर लीक के बारे में नहीं, ये पूरा मुद्दा है अकाउंटेबिलिटी के बारे में। और अकाउंटेबिलिटी हमारी लाइफ में कितनी है भाई, मुझे बताना ज़रा। हम लोग बस में बैठ के चिप्स खा रहे हैं और चिप्स खत्म होने के बाद वो चिप्स का पैकेट उठा के, ये नहीं कि हम जेब में रख लें, स्टेशन पे उतरेंगे, बस स्टॉप पे बस रुकेगी, वहाँ पे जाकर डस्टबिन होगा उसमें डालेंगे, नहीं, तुरंत खिड़की से बाहर फेंक देते हैं रोड के ऊपर। और छोड़ो यार, डस्टबिन बहुत दूर है, हम पानी पी के बोतल डस्टबिन के बराबर में फेंकते हैं। चाट का पत्ता खा के हम पत्ता डस्टबिन के बाहर फेंकते हैं। गन्ने के जूस का गिलास हम पीते हैं, डस्टबिन के बाहर पड़ा रहता है गिलास वो। नाले खुदे रहते हैं, नाले अटे रहते हैं, उसी के बराबर में जो नाला चल रहा होता है वो अटा रहता है उन्हीं थर्माकोल के प्लास्टिक के गिलासों से। हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर हमें कोई देखने वाला ना हो ना तो हम लैट्रिन का मग्गा चोरी करके भाग जाएं ट्रेन में से, इसलिए वहाँ चेन लगी रहती है। अभी तो एक रिपोर्ट आई थी, ट्रेन से 3-4 हज़ार कंबल चोरी हो गए। किसने किया कंबल चोरी? वो सीजेपी वाले आए थे, बीजेपी वाले आए थे, आम आदमी पार्टी वाले आए थे, या बाहर से कोई सोरोस का गैंग आया था उठाने के लिए। पूरे ट्रेन में मूंगफली के छिलके ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं जैसे रेगिस्तान हो वो मूंगफली का। हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ट्रेन में बैठा तो एक आदमी रील देख रहा है, पूरा भजक भजक करके गाने बज रहे हैं, उसमें भोजपुरी बज रहे हैं, कोई अंग्रेज पैदा होता है वो अंग्रेजी बजा के रखता है। दूसरों का कंफर्ट की किसी को पड़ी है? हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। द फैक्ट इज कि जब तक कोई खुद को नहीं सुधारेगा तुम सिस्टम चेंज कर ही नहीं सकते। जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, इसमें से अगर आधे भी लोग कल को सिस्टम में बैठ जाए जाके, ये सब वही करेंगे आने वाली जनरेशन के साथ जो इनके साथ पिछली जनरेशन कर रही है। अभी बड़ा चिल्ला रहे हैं जेनजी ये कर देगा, जेनजी वो कर देगा, घंटा कुछ नहीं करेगा जेनजी। इसी जेनजी के हाथ में अगर सरकार दे दो ना तो यही जेनजी आने वाली जनरेशन के साथ वही बकचोदी करेगी जो आज सरकार इनके साथ कर रही है। लिख के दे सकता हूं ये बात मैं। और अगर बोलोगे कि नहीं ये सब तो फिलोसॉफिकल बातें हैं, कुछ फिलोसॉफिकल नहीं है, यही जिंदगी की हकीकत है, फिर भी आप बोलोगे कि नहीं अभी जो चल रहा है उसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर से बोल देता हूं, यही चलता रहेगा, बीजेपी वर्सेस सीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस सपा फलाना ढिपकाना, ये चलता रहेगा। विपक्षी वाले आरोप लगाएंगे देखो मोदी जी अपने पेपर लीक करवा दिए, फिर बीजेपी वाले बोलेंगे देखो पंजाब में भी तो पेपर लीक हो रहा है। इनकी यही चलती रहेगी बकचोदी भाई। सिस्टम तब बदलेगा जब हम बदलेंगे। हम बदलने के लिए तैयार नहीं हैं खुद को, और सिस्टम हमसे ही बनता है। जो सिस्टम में लोग बैठे ना जाके वो हम में से ही गए हैं। उनको भी यही लगता था अपने टाइम पे कि देखो हम कुछ जाएंगे तो कुछ चेंज करेंगे, जाके वो क्या हो गए, वो भी सिस्टम का पार्ट बन गए जाके बैठ के। कुछ चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि दूसरे को सिखाने के लिए सब तैयार बैठे होते हैं। खुद के ऊपर कितने लोग काम करते हैं? खुद के साथ कौन ईमानदार है दुनिया में? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मुझे बहुत बड़ी ईगो है कि मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, मुझे कैसे कोई कुछ सिखा देगा। दूसरा तो बाद में सिखा, क्या तुम खुद को सिखा लो भाई पहले कुछ। तुम देखो अपने डेली रूटीन में तुम कितने काम अच्छे करते हो, कितने बुरे करते हो। तुम डिसीजन लेने से पहले तुम्हारा केंद्र क्या होता है डिसीजन लेने का? किसी स्वार्थ की वजह से डिसीजन लेते हो या तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज की वजह से डिसीजन लेते हो? ये रामायण वामायण जो सब चल रहा है क्या है? ये तुम्हारे कंधे पे बैठे हुए हैं राम और रावण। तुम किसकी आवाज सुनते हो पूरे दिन में? जो डिसीजन लेते हो सुबह उठने से लेके और शाम को रात को सोने तक, तुम्हारे कंधे पे बैठे हुए दोनों। राम भी बोलता है, रावण भी बोलता है, किसके सुनते हो तुम? फिर बोलोगे नहीं ये तो सब फिलोसॉफिकल बातें हैं। यही सच है। जब तक इनको तुम सिर्फ फिलोसॉफिकल बातें मानते रहोगे, जिंदगी में नहीं उतारोगे, घंटा कुछ चेंज नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूं, कितने भाले स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, 500, 1000, 10,000 रुपए वाले पे लिखवा लो, कुछ चेंज नहीं हो सकता। आज क्या डेट है? 24 जुलाई है ना 2026। 24 जुलाई 2027 को मिल लेना मेरे से, 1 साल बाद मिल लेना। यहीं मिलूंगा और बता देना कितना चेंज हुआ है सिस्टम में। कुछ चेंज नहीं होने वाला। चेंज तब होगा जब तुम खुद की अकाउंटेबिलिटी लोगे कि हाँ मैं खुद चेंज होने के लिए तैयार हूं। छोटे छोटे चेंज तो होते नहीं हैं। देश बदलेंगे, घंटा बदलेंगे,